फ्रेंड्स, गुड इवनिंग। आई एम डॉक्टर शैलजा पांडे एंड टुडेज टॉपिक इज पाइल्स। पाइल्स को हम बवासीर कहते हैं हिंदी में, और इसको जो है हेमरॉइड्स भी कहा जाता है। पाइल्स में क्या होता है कि पाइल्स ऐसी समस्या है जो महिलाओं में, पुरुषों में या फिर कम उम्र के जो बच्चे होते हैं उनमें भी होती है, टीनेजर्स में भी हो सकती है। ठीक है, बढ़ती उम्र में ये ज़्यादातर पाया जाता है और प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिलाओं को ये दिक्कत होती है। पाइल्स ऐसी समस्या है, कई महिलाएं, कई लोग इसको शेयर करने में थोड़ा सा शर्माते हैं और इलाज लेने में घबराते हैं। और इलाज अगर ले रहे हैं और कभी कभी ये बार बार उनको हो जाता है तो उससे काफ़ी तकलीफ देह होते जाता है और वो इलाज सही से ना हो पाने की वजह से बार बार पाइल्स की समस्या उनको होती रहती है। पाइल्स में क्या होता है कि जो रेक्टम या फिर जो एनल रीजन होता है, जिसको हम हिंदी में मलाशय कहते हैं, वहाँ पर जो नसें पाई जाती हैं उनमें सूजन आ जाती है। जैसे वेरिकोज वेन होता है, देखा जाए तो ये मलाशय या रेक्टम का एक तरीके से वेरिकोज वेन रोग है। तो वहाँ पे जो नसें होती हैं उनमें सूजन हो जाती है, जिसकी वजह से वहाँ पर मस्से जैसे या फिर गांठें जैसी मलाशय में या रेक्टम या एनल रीजन में पेशेंट को महसूस होती हैं। ठीक है, और इसको हम हेमरॉइड्स भी कहते हैं। अब क्या होता है कि ये दो प्रकार का होता है, इंटरनल एंड एक्सटर्नल। ठीक है, इंटरनल मतलब अंदरूनी, अंदर की तरफ। अब जो इंटरनल हेमरॉइड्स होते हैं उसमें क्या होता है कि जो अंदर की लेयर होती है, जो भीतरी मलाशय की परत होती है, रेक्टम का जो लेयर होती है, वहाँ पर क्या होता है, वहाँ पे हल्की सी सूजन आ जाती है। बहुत ज़्यादा दिक्कत नहीं होती है शुरुआत में, हल्की सी सूजन आ जाती है और पेन जो होता है पेशेंट को होता है हल्का फुल्का, और खुजली होती है और वहाँ पर ऐसा लगता है कि पेशेंट को जलन जैसी होती है। ठीक है, और कभी कभी जब वो हाथों से कभी कभी महसूस भी हो सकते हैं, मगर वो काफ़ी अंदर की तरफ होते हैं, काफ़ी गहराई में होते हैं, तो वो उतना ज़्यादा बाहर की तरफ महसूस नहीं होते हैं पेशेंट को। तो वो होते हैं इंटरनल। ठीक है, उसके बाद आता है एक्सटर्नल पाइल्स, जो कि रेक्टम की ऊपर की तरफ विकसित हो जाते हैं। ठीक है, और वहाँ पर जो है जो नसें होती हैं या वेन्स होती है वहाँ पर सूजन आ जाती है और वो पाइल्स जो होते हैं, वो गांठें जो होती हैं, वो रेक्टम से बाहर की तरफ बल्ज आउट होती हैं, मतलब बाहर की तरफ निकल आती हैं। तो वो जो गांठें हैं वो पेशेंट को हाथों में महसूस होती हैं, उसमें दर्द और जलन होता है। ठीक है, फिर आता है हमारा प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स। प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड में क्या होता है, ये बाहर की तरफ निकलते हैं। जैसे इसमें क्या है, रेक्टम में जो गांठें जैसी बन जाती हैं, मस्से जैसे बन जाते हैं, वो बाहर की तरफ आने लग जाते हैं, बाहर की तरफ निकल जाते हैं, जिसको हम प्रोलैप्स्ड हेमरॉइड्स कहते हैं। फिर आता है थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड। थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड में क्या होता है कि कुछ समस्या ज़्यादा बढ़ जाती है, बिकॉज इसमें क्या होता है, खून के थक्के बनने लग जाते हैं और ये अंदर और बाहर दोनों पाइल्स में, दोनों प्रकार के पाइल्स में हो सकता है। तो इसको हम थ्रोम्बोज्ड हेमरॉइड कहते हैं, बिकॉज वहाँ पर क्या होता है, खून के थक्के जैसे बनने लग जाते हैं। ठीक है, ऐसे ही इसमें ब्लीडिंग एंड नॉन ब्लीडिंग पाइल्स होते हैं। ठीक है, ब्लीडिंग पाइल्स में क्या होता है कि जो मस्से होते हैं वो जब कॉन्स्टिपेशन होता है या टाइट लैट्रिन पेशेंट को होती है, स्टूल होता है, तो मस्से फट जाते हैं और उससे क्या होता है, स्टूल में ब्लड आने लग जाता है। कभी कभी भी वो ब्लड स्टूल में चिपका हुआ आता है, कभी कभी स्टूल के साथ ब्लड आ जाता है, और कभी कभी जब समस्या बहुत बढ़ जाती है तो पेशेंट को पिचकारी की तरह खून बाहर की तरफ निकलता है। जब वो फ्रेश होने जाएगा तो स्टूल के साथ साथ पिचकारी की तरह ब्लड बाहर आता है। वो समस्या काफ़ी बढ़ चुकी होती है। और जो नॉन ब्लीडिंग, जिसे हम बादी पाइल्स भी, बवासीर भी कहते हैं, वहाँ पे ब्लीडिंग नहीं होती है, सिर्फ मस्से महसूस होते हैं और उन मस्सों में दर्द होता है, जलन हो सकती है, और वो मस्से बाहर की तरफ प्रोट्रूड होते हैं, बाहर की तरफ आ जाते हैं, जिससे पेशेंट को चलने फिरने में, बैठने उठने में अनइजीनेस फील होती है। ठीक है, पाइल्स को अब इसमें ग्रेड्स डिवाइड किए गए हैं जिसमें हम बात करते हैं फर्स्ट ग्रेड की, जिसमें इंटरनल पाइल्स होता है, रेक्टम की जो इंटरनल लेयर होती है वहाँ पर हल्की सूजन आ जाती है और पेन हो सकता है। ठीक है, दर्द बहुत मतलब माइल्ड होता है, बहुत ज़्यादा इसमें दर्द नहीं होता है। ठीक है, पेशेंट को उतनी तकलीफ नहीं होती। ग्रेड सेकंड में क्या होता है, स्वेलिंग बढ़ जाती है, और इसमें क्या है, प्रेशर, जब पेशेंट फ्रेश होने जाएगा तो वहाँ पर जब प्रेशर लगाता है तो पाइल्स बाहर की तरफ आ जाते हैं, और आफ्टर पासिंग स्टूल पाइल्स अपने आप, वो जो गांठें होती हैं, वॉर्ड्स या मस्से कह लें, वो अपने आप अंदर की तरफ चले जाती हैं। तो ग्रेड सेकंड में ये होता है। ग्रेड थर्ड में क्या होता है कि ब्लीडिंग होती है। जब पेशेंट फ्रेश होने जाएगा तो मैंने कहा ना, स्टूल के साथ ब्लड आता है और
पाइल्स जो है अंदर करने पड़ते हैं पेशेंट को, उंगली से उसको, अब जो मस्से बाहर की तरफ आते हैं उनको अंदर करना पड़ता है, वो खुद अंदर नहीं जाते हैं। ग्रेड 4 में क्या होता है, पेन काफ़ी बढ़ जाता है, स्वेलिंग काफ़ी हो जाती है, इतनी स्वेलिंग हो जाती है, इतने मस्से बड़े बड़े हो जाते हैं, वहाँ पे सूज जाता है ज़्यादा, और वो पाइल्स होते हैं अंदर अपने आप से नहीं जाते हैं, जबकि पेशेंट अगर अपने हाथ से भी अंदर करता है तब भी वो अंदर नहीं जाते हैं, वो प्रोलैप्स्ड कंडीशन आ जाती है हेमरॉइड्स की, ठीक है। तो बाहर की तरफ ही रहते हैं, वो अंदर नहीं जाते हैं, तो पेशेंट को काफ़ी तकलीफ होती है, उसमें जलन होता है, दर्द होता है, बर्निंग भी होती है, दिक्कत होती है फ्रेश होने में, ठीक है। अब क्या सिम्टम्स होते हैं, तो देखा जाए तो मैंने ग्रेड में जो बताया था उसमें सिम्टम्स क्लियर ही हो गए, फिर भी अलग से बता देती हूँ। सिम्टम्स क्या होंगे, पेशेंट जब फ्रेश होने जाएगा तो उसको रेक्टम या एनल रीजन में पेन होगा, वहाँ पर जलन होगी, हर समय उसे खुजली जैसी लगेगी, और म्यूकस डिस्चार्ज होगा, ठीक है, फ्रॉम द एनस। तो वहाँ पर ब्लड भी आएगा, खून भी आ सकता है, और म्यूकस भी निकलता है, मतलब स्टूल जब करेगा तो उसके साथ साथ चिपचिपा पदार्थ जैसा बाहर आता है, उसको हम म्यूकस कहते हैं, तो म्यूकस भी उसके साथ आ सकता है, ठीक है। पाइल्स के कारण क्या हो सकते हैं, जैसे जब पेशेंट फ्रेश होने जाता है तो अगर उसे लॉन्ग टाइम से कॉन्स्टिपेशन है तो वो बहुत ज़्यादा प्रेशर लगाएगा, तो प्रेशर लगाने की वजह से उसको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। लंबे समय से, अगर बहुत लंबे समय से पेशेंट को दस्त या फिर कॉन्स्टिपेशन हो रहा है तो वो भी पाइल्स का कारण बन सकता है। जो पेशेंट टॉयलेट में काफ़ी देर तक बैठे रहते हैं उनको पाइल्स की दिक्कत हो सकती है। एज फैक्टर भी हो सकता है, लगभग 60 एंड 50 से ऊपर के पेशेंट होते हैं ज़्यादातर, उनमें पाइल्स की दिक्कत हो जाती है, ठीक है। इसके अलावा जो है ओबेसिटी, मोटापा भी पाइल्स का कारण बन सकता है, तो वज़न अपना कंट्रोल रखें, ठीक है। उसके अलावा जो है जैसे प्रेगनेंसी के टाइम पे भी महिलाओं को पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। प्रेगनेंसी के टाइम पे हार्मोनल चेंजेस होते हैं, प्रोजेस्टेरोन हार्मोन काफ़ी बढ़ जाता है जो कि पाइल्स का कारण बनता है। इसके साथ साथ पेशेंट जो महिला है उसका वज़न बढ़ रहा होता है। कई महिलाओं को प्रेगनेंसी के टाइम पे बहुत ज़्यादा कॉन्स्टिपेशन की कंडीशन हो जाती है, तो उस वजह से उनको पाइल्स की दिक्कत हो जाती है। जनरली आफ्टर डिलीवरी, जो अगर प्रेगनेंसी के टाइम है तो वो पाइल्स ठीक हो जाते हैं, और कई महिलाओं को डिलीवरी के बाद पाइल्स होते हैं। क्योंकि प्रेगनेंसी जब डिलीवरी होती है तो काफ़ी प्रेशर करना पड़ता है महिलाओं को, तो उसके बाद भी कई महिलाओं को पाइल्स की दिक्कत हो जाती है, मगर कभी कभी वो अपने आप 2-3 महीने में ठीक हो जाते हैं। अगर नहीं ठीक होते हैं तो फिर उनको ट्रीटमेंट की आवश्यकता पड़ती है, ठीक है। जेनेटिक भी हो सकता है पाइल्स का कारण। कई बार परिवार में अगर किसी को पाइल्स हैं तो उनकी फैमिली में आगे भी पाइल्स हो सकते हैं, ठीक है। जो लोग बहुत ज़्यादा वज़न उठाते हैं तो उन लोगों भी पाइल्स होने के कारण हो सकते हैं, ठीक है। तो ये तो कारण हो गए। अब आपको कैसे बचना है पाइल से, तो आपको क्या करना है, बचने के लिए तो सबसे पहले अपनी डाइट अच्छी रखें। आप जैसे कि आपका खान पान ऐसा होना चाहिए जो कि आपको कॉन्स्टिपेटेड ना करे, आपको लॉन्ग टाइम तक कॉन्स्टिपेशन, डायरिया, ये सब चीज़ें नहीं होनी चाहिए। अगर हो रहा है तो उसका तुरंत ट्रीटमेंट लें, अपनी डाइट मैनेज करें, अपना वज़न कंट्रोल करें, पानी ज़्यादा से ज़्यादा पिएं, वाटर इनटेक आपका इंक्रीज़ होना चाहिए। फाइबरस, जो जिसमें फाइबर ज़्यादा होता है, ऐसे पदार्थ लेने चाहिए, ठीक है, ऐसी डाइट लेनी चाहिए। और इसके अलावा जो है आपको अगर पाइल्स हो गए हैं तो आपको क्या क्या करना चाहिए, आपको विच हैज़ल पैड्स यूज़ करने चाहिए, आइस पैक की सिकाई करनी चाहिए, ठीक है। उसके साथ सिट्स बाथ भी बहुत अच्छा होता है। सिट्स बाथ में आप क्या करते हैं कि एक टब में गर्म पानी लें, उसमें सेंधा नमक थोड़ा सा मिला के सिकाई कर सकते हैं, या फिर उसमें हल्का सा डेटॉल या सेवलॉन डाल के भी सिकाई कर सकते हैं। गुलमोहर होता है उसको भी डालकर जो है सिट्स बात की जा सकती है, ठीक है। अब डायग्नोसिस क्या करनी है, कैसे करेंगे, तो आपको कैसे टेस्ट भी बहुत ज़रूरी होते हैं कि वाकई में आपको पाइल्स हैं या नहीं। तो एनोस्कोपी होता है, सिग्माइडोस्कोपी होता है, और कोलिनोस्कोपी होता है, ठीक है। इसको करके जो है हम पता कर सकते हैं कि आपको पाइल्स की दिक्कत है, कंफर्म कर सकते हैं, उसके बाद उसका ट्रीटमेंट कर सकते हैं, ठीक है। आपको ट्रीटमेंट में सर्जिकल ट्रीटमेंट की बात करें तो हेमोरेक्टमी होता है, ठीक है, लाइगेशन किया जाता है, पाइल्स को बांध दिया जाता है। इसके अलावा रेक्टो एनल रिपेयर किया जाता है, रिपेयरमेंट होता है, ठीक है। और इसमें क्या होता है, लेज़र सर्जरी भी की जाती है। तो ये तो सर्जिकल प्रोसेस है। सबसे पहले होता है पाइल्स, जो हेमरॉइड्स होते हैं कभी कभी सर्जरी के बाद भी दोबारा हो जाते हैं, बिकॉज इसमें क्या है, वेन्स में स्वेलिंग हो जाती है। तो अगर जब भी ये कंडीशन आएगी
तो वहाँ पे पाइल्स दोबारा से उभर आते हैं। तो कोई ज़रूरी नहीं कि सर्जरी के बाद आप परमानेंटली क्योर हो जाएं, ठीक है। तो सर्जरी में ये होता है। अब हम ये कहते हैं डाइट क्या लेनी चाहिए, पाइल्स का पेशेंट कहेगा हमें क्या खाना चाहिए। तो आपको क्या खाना है, ओट्स खाने हैं, मक्का, गेहूँ, अंजीर बहुत अच्छा होता है इसके लिए, वो ले सकते हैं आप। फ्रूट्स में पपीता, केले, एप्पल, ब्लैकबेरी, जामुन, ये सी चीज़ें आप खा सकते हैं। ड्राई फ्रूट्स में आप अखरोट और बादाम भी ले सकते हैं, वो भी आपके लिए सही है, मगर लिमिटेड, बहुत ज़्यादा नहीं लेना है। जैसे आपको बादाम लेनी है तो रात को भिगा के 2 बादाम सुबह, अखरोट लगभग 2 या 3 अखरोट आप ले सकते हैं, ठीक है। उसके अलावा कई पेशेंट का ये भी सवाल होता है क्या हम प्याज लहसुन खा सकते हैं। बिल्कुल खा सकते हैं। प्याज और लहसुन जो है इसमें हेल्पफुल रहता है, आपको फ़ायदा करता है, तो आप ले सकते हैं। और उसके साथ साथ आप अदरक भी इसमें ले सकते हैं, उसमें कोई दिक्कत नहीं है, मगर कम लें, ज़्यादा नहीं। योगा भी पाइल्स के लिए बहुत अच्छा होता है। इसमें उत्तान पादासन भी बहुत अच्छा है, शवासन कर सकता है पेशेंट, वो भी उसके लिए हेल्पफुल होता है। एंड भुजंगासन भी जो है पाइल्स में बहुत अच्छा रहता है। थैंक यू सो मच। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में नेक्स्ट डिजीज़ के बारे में डिस्कशन करेंगे। बाय बाय, टेक।